पेरिकार्डियम इज़ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव मीन्स कि कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रही है ना पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से, और होगा क्या वहाँ पर कि जो पेरिकार्डियम है उसकी थिकनिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, पेरिकार्डियम बिल्कुल रिजिड हो जाएगी। जब इतनी रिजिड पेरिकार्डियम होगी तो जो डायस्टली होगी ना हार्ट की, जिसमें हार्ट ने फिल होना होता है, वो नहीं हो पाएगी। इट लिमिट्स द डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, और फिर क्या होगा जब वही होगा कि डायस्टोलिक फिलिंग नहीं होगी हार्ट की, तो जो सारा ब्लड होगा वो हार्ट का किस में जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा में, जो है ना पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमिक जो वीनस प्रेशर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज द blood is not actually staying in the heart because of limiting of the diastolic pressure। ठीक है, फिर इसके कॉजेज़ देख लें। कॉजेज़ क्या है? ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन है, कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है, टीबी की वजह से होता है पेरिकार्डाइटिस। और फिर ब्लड की वजह से होगा तो हीमोपेरिकार्डियम होगा, वायरस की वजह से होगा तो वायरल पेरिकार्डाइटिस होगा, किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होगा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, ठीक है, थोरेसिक रेडिएशंस की वजह से, यूरेमिया की वजह से, और पोस्ट कार्डिक सर्जरी। ठीक है, पोस्ट सर्जरी के बाद जो है वो सारी फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती होती है, तो उसको कहते हैं। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सारे हार्ट फेलियर के आएंगे सिम्टम्स, राइट साइड हार्ट फेलियर, और फिर उसकी वजह से हेपेटोमेगाली, साइटिस, पेरिफेरल एडीमा, रेज जेवीपी, कॉस्मल साइन आएगा इसमें। कॉस्मल साइन क्या होता था कि इंस्पायरेशन पे एलिवेशन ऑफ जेवीपी, पल्सेस पैराडॉक्सिस आएगा इसमें, जो कि हमने पेरिकार्डियल एफ्यूजन और कार्डिक टैम्पोनाट पे भी देखा था। दैट इज़ कॉस्मल साइन एंड पल्सेस पैराडॉक्सिस के ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 मिलीमीटर मर्करी जो है ना वो रेज करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, फिर पेरिकार्डियल नॉक। पेरिकार्डियल नॉक जो है ये एक्चुअली होता है पेरिकार्डियल नॉक इसलिए होता है कि देखें रिजिड पेरिकार्डियम है ना, तो जब हार्ट जो है वो जो फिल हो रहा होगा ना उसकी वेंट्रिकल्स की, तो वो हार्ट मतलब फिल हो रहा है और उधर से बाहर एक समझ ले कि दीवार है, ठीक है, मतलब रिजिड पेरिकार्डियम है, तो वो जब फिल होगी तो एकदम से जाकर टकराएगी ना दीवार के साथ, रिजिड पेरिकार्डियम के साथ, या तो कह लो तो वो एक जैसे दरवाजे को नॉक करते हुए आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आएगी, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल नॉक। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस में हमने क्या पढ़ा था, पेरिकार्डियल रब था, वहाँ पे जस्ट फ्रिक्शन क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे क्या है कि वो रिजिड पेरिकार्डियम है, उसको जाके एकदम से जो वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से टकराएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है पेरिकार्डियल जो है वो आएगी, नॉक आएगी। ठीक है, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है कि मुझे जो है ना फिल होने दो, लेकिन वो एक रिजिड पेरिकार्डियम है वहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, वो है पेरिकार्डियल नॉक और कॉस्मॉल साइन। ठीक है, बाकी जो है वो हार्ट फेलियर की सिम्टम्स हैं वो तो हमें पहले भी पता है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना स्क्वायर रूट साइन आता है, वो भी आप एक चीज़ याद रख लें, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही। इसके अलावा ना सॉरी, अब यहाँ पे जो है ना आ जाता है डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है कि हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, तो उसमें हमें हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट पूरी तरह फिल नहीं होगा तो स्मॉल हार्ट नज़र आएगा, पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशंस नज़र आएंगी। ईसीजी जो है उसमें लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे। क्यों लो वोल्टेजेस होंगे? क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से आता है, तो लो वोल्टेजेस होंगे। ठीक है, फिर इकोकार्डियोग्राफी हम करवाएंगे तो उसमें हमें पेरिकार्डियम जो है वो थिकन्ड और कैल्सिफाइड नज़र आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं डायग्नोसिस में। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, हम जो है वो ये जो हमने करवाया सीटी स्कैन
सीटी स्कैन एमआरआई करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है कि जो कंडीशन है उसको हमने ट्रीट करना है, जो भी कॉज़ है, जैसे हमने देखा टीबी है तो उसको ट्रीट करें, अगर ब्लड है हीमोपेरिकार्डियम है तो हम उसको फ्लूइड को रिमूव करें, ठीक है। अगर वायरल पेरिकार्डाइटिस है तो उसको हम ट्रीट करें, पोस्ट वायरल होता है उसको हम ऐसे नहीं ट्रीट करते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से तो उसको ट्रीट करें, रेडिएशंस की वजह से है तो मतलब उसकी तो प्रिवेंशन ही हो सकती है। और इसके अलावा जो है मतलब इस तरह से ना जो कॉज़ है ना सॉरी, जो कॉज़ है ना उसको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके ट्रीटमेंट में क्या है, डायोरेटिक्स क्यों दे रहे हैं फ्लूइड ओवरलोड स्टेट है, ठीक है। एसाइटिस पेरिफेरल एडीमा जो राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से आ रहे हैं, जो फ्लूइड ओवरलोड हो गया है उसको हमने ट्रीट करना है बाय गिविंग द डायोरेटिक्स, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या है कि जो पेरिकार्डियक्टमी हमने करनी है। पेरिकार्डियक्टमी क्या है कि हमने जो पेरिकार्डियम है ना उसकी सर्जिकल रिसेक्शन करनी है। डीडीज़ क्या हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि उसमें भी तो यही हो रहा था ना, फाइब्रोसिस की वजह से जो है वो हमें फाइब्रोसिस की वजह से जो है रिस्ट्रिक्टिव हो गई थी और कार्डियोमायोपैथी हुई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारा रिस्ट्रिक्टिव में ना CT-MRI नॉर्मल होगा, पेरिकार्डियम हमें नॉर्मल मिलेगी रिस्ट्रिक्टिव के केस में, जबकि यहाँ पे हमें CT-MRI में जो है ना थिक एंड कैल्सिफाइड मिलेगी एनाटॉमिकली पेरिकार्डियम। तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे CT-MRI से कि इधर इट इज़ रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जो पेरिकार्डियम होगी वो हमें नॉर्मल नहीं मिलेगी, जबकि रिस्ट्रिक्टिव में हमें नॉर्मल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ना आ जाता है हमारा जो है मायोकार्डाइटिस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मायोकार्डाइटिस होता है ना वो मोस्टली वायरल की वजह से, कॉक्सैकी वायरस होता है। मोस्ट कॉमनली जो है ना चाकास डिसीज़ आपको पता होगा, ट्राइपैनोसोमा की वजह से जो होती है उसमें हमें मिलता है। मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड जो है वो डिप्थेरिया है, ठीक है। और टोटल हमारे पास जो CKMB होगा ना, क्रिएटिनिन काइनेज, और ये हमें रेज्ड मिलेगा। डायग्नोसिस हमारा क्या होगा, जितने भी अदर कॉजेज़ हैं उनको हमने रूल आउट करना है, हमने बायोप्सी करवानी है और हमने ECG करवानी है। ECG में हमें कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। हम इसके टेबल्स देख लेते हैं डेविडसन से इस टॉपिक के। दिस टेबल शोज द कॉजेज़ ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ये आपने देख लेनी है वही चीज़ें। दिस इज़ द इकोकार्डियोग्राम शोइंग द पेरिकार्डियल एफ्यूजन and the clinical features of constrictive pericarditis. This is the chest X-ray of the patient with constrictive pericarditis. Clinical features of cardiac tamponade. नॉर्मल जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना उसमें 50 ml होता है। 20 years old बॉय, फीवर, सेंट्रल चेस्ट पेन है उसको, जो कि डीप ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एंड इम्प्रूव्ड ऑन लीडिंग फॉरवर्ड, ये किस चीज़ की होती है, पेरिकार्डाइटिस होता है ये, ठीक है। पोजिशनल होती है और इंस्पिरेशन से ज़्यादा होती है। प्रोग्रेसिव डिस्निया फॉर लास्ट 1 month, और एपेक्स बीट पैल्पेबल नहीं है, हार्ट साउंड जो है वो सॉफ्ट हैं, स्क्रैची साउंड आ रही है, तो दिस इज़ पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। और इसके अलावा क्योंकि ये ना क्या हो रहा है कि साउंड ऑडिबल है और हार्ट साउंड सॉफ्ट हो गई है, मतलब कि पेरिकार्डाइटिस के साथ पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी हो गई है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, हम जो है इसमें वही सारी ECG, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे और यूरिया लेवल चेक करेंगे, ब्लड क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाएंगे इन केस ऑफ यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस और सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ एफ्यूजन कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है कि 57 years old मेल है और उसको रीनल फेलियर है और सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, और जो है उसकी जो पल्स है वो कम होती जा रही है इंस्पिरेशन के साथ, एपेक्स बीट लोकलाइज नहीं हो रही और फेंट हार्ट साउंड्स हैं। सो दिस इज़ यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। सेंट्रल चेस्ट पेन
रीनल फेलियर का पेशेंट है ना, तो पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो गया अब उसको, और एपेक्स बीट भी लोकलाइज नहीं हो रही और फेंट हार्ट साउंड्स हैं, और जो है ये सब कुछ ना, तो दिस इज़ एक्चुअली द यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने पूछे से सिंगल मोस्ट यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसकी क्या होनी चाहिए। क्लिनिकली हम डायग्नोस करेंगे पोजिशनल और इंस्पिरेशन के साथ होने वाली पेन, प्लस ईसीजी करवाएंगे जिसमें हमें मल्टीपल लीड्स में जो एसटी एलिवेशन मिलेगी विद स्लाइट रेसिप्रोकल एसटी डिप्रेशन इन एवीआर लीड, ठीक है। एवीआर लीड में जो एसटी डिप्रेशन होगा, बाकी सारी लीड्स जो हैं डिफ्यूज़ एसटी एलिवेशन मिलेगी। इकोकार्डियोग्राफी इज़ द इन्वेस्टिगेशन फॉर एफ्यूजन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, एस्पिरिन देंगे, एनसेड्स देंगे, अगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो स्टेरॉइड्स देंगे, अगर पुरलेंट पेरिकार्डाइटिस है तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे, अगर पेरिकार्डियल एफ्यूजन और टैम्पोनार्ड हो गया तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ट्रीटमेंट लिखेंगे इसका। और इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक साइन इन जेबीपी जो होता है ना, दैट इज़ कॉस्मल साइन, ठीक है। और इन्यूमरेट फ्यू कॉजेज आपने बतानी है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की कॉजेज आपने लिख देनी है, जो कि हमने देख ली हैं, वो इसमें आपने लिखनी है। इस क्वेश्चन में जो है ना, ये जो 50 इयर्स ओल्ड मेल वाला है, इसमें देखें पहले हार्ट फेलियर उसको हो रहा है, सॉरी एमआई हो रहा है, और उसके बाद जो है ना उसको पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, ठीक है। अब जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है इसमें फिर सिस्टलिक एडिशनल साउंड भी आ रही है, ठीक है। तो जो है चेस्ट पेन है ना, और प्यूरिटिक है, और कफ के साथ ज़्यादा, और ये पोजिशनल है, और जो है सिस्टलिक साउंड भी आ रही है। सो दिस सजेस्ट द एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, ड्रग्स हैं, उसमें एस्पिरिन आप देंगे और एनसेड्स देंगे, और अगर इनसे फ़ायदा नहीं होता तो यू विल यूज़ द स्टेरॉइड्स। और ये जो सिस्टलिक एडिशनल साउंड है, ये कौन सी साउंड है जो आपको पेरिकार्डाइटिस में मिलती है, दिस इज़ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ठीक है, विच इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ये मायोकार्डाइटिस के कॉजेज़ का टेबल है, ये भी देख लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़ ऑफ पेरिकार्डियम।